नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे चंपावत। मुख्यमंत्री के पहुंचने पर क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। चंपावत में आयोजित बगवाल मेले में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर स्थानीय वासियों में खुशी की लहर देखने को मिली। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री चंपावत पहुंचे। इस दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां पर लोग भी उपस्थित रहे थे। गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया गया है। उनके पैर भी छुए गए और इस दौरान खुशी की लहर यहां पर क्षेत्रवासियों में साफ तौर पर देखने को मिली। चंपावत में आयोजित बगवाल मेले में प्रतिभाग करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी धामी। सुदीप जैन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सुदीप जी, अब चंपावत पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री, अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उनके? जी देवी, देखिए देवी धुरा का ये बगवाल मेला काफी प्रसिद्ध रहा है। पूर्व में कभी यहाँ पत्थर फेंके जाते थे, पत्थर का युद्ध होता था, परंतु अब यहाँ फूल फेंके जाते हैं और काफी परंपरा बदल गई है। ये बड़ा प्राचीन और ऐतिहासिक मेला है और जिसमें आसपास के दूसरे जिलों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। चंपावत चूंकि मुख्यमंत्री की विधानसभा भी है और देवी धुरा का मैदान वो स्थल है जहां से मुख्यमंत्री को आशीर्वाद भी चुनाव में मिला, लिहाजा मुख्यमंत्री संयोजन में पहुंचे हैं और करीब 1 घंटे तक इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और सुदीप जी, क्योंकि देखिए ये जो तस्वीरें हैं हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से जब धामी चंपावत पहुंचते हैं और उसके बाद क्षेत्रवासी भव्य स्वागत उनका करते हैं। खास तौर पर जो खुशी की लहर है इन क्षेत्रवासियों में देखी जा सकती है। देखिए, निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री चंपावत के विधायक हैं और चंपावत को जो सबसे बैकवर्ड जिले में आता है चंपावत, उसको और अग्रणी बनाने के लिए मुख्यमंत्री प्रयासरत हैं। बीते दिनों उन्होंने कई बड़े ऐलान चंपावत के लिए किए हैं। राफ्टिंग वहां शुरू होने वाली है और कई बड़े प्रोजेक्ट वो चंपावत को दे रहे हैं। हाँ। इससे जाहिर बात है लोगों में उत्साह होना लाजमी है और त्योहार के मौके पर, आयोजन के मौके पर मुख्यमंत्री उन सबके बीच है, तो ये अवसर किसी तोहफे से खुद में कम नहीं है। बिल्कुल। और ये बगवाल मेला क्या है, इसके बारे में कोई जानकारी सुदीप जी? जी देखिए, जैसे मैं बता रहा था, देवी धुरा के मैदान में बगवाल मेला खेला जाता है। पूर्व में कई वर्षों पहले तक व्यवस्था ये थी कि 2 पक्षों में युद्ध होता था और जो जीतता था उसे विजेता कहा जाता था और पत्थर फेंके जाते थे। लोग पत्थर से बचने के लिए ढाल का प्रयोग करते थे, परंतु कई संस्थाओं और अदालतों के समय समय पर आए विभिन्न आदेशों के क्रम में इसे अब फूल आग से जोड़ दिया गया ताकि जो पुरानी परंपरा है वो भी बरकरार रहे, किसी को कोई जनहानि न हो, लिहाजा ये व्यवस्था बदली गई। ठीक है, ठीक है। मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद हैं तो इसका भी एक अलग ही महत्व है। ठीक, शुक्रिया आपका बहुत बहुत सुदीप जी। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर प्रचंड प्रचार करेगी। इसी क्रम में बीजेपी के स्टार प्रचारक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बागेश्वर चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। बागेश्वर रवाना होने से पहले कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को गंभीरता से लेती है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में बीजेपी प्रचंड प्रचार कर बम्पर जीत हासिल करेगी। मंत्री रेखा आर्य ने कहा है कि आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री धामी, मंत्री और बीजेपी के कद्दावर लोग बागेश्वर चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। तो बागेश्वर से खबर है जहां आपको बता दें कि रेखा आर्य ने अब मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को गंभीरता से लेती है और यही वजह है कि लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। बीजेपी प्रचंड प्रचार कर बम्पर जीत हासिल करेगी, ये भी उनके द्वारा कहा गया। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है क्योंकि हर एक चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम है। और यहाँ पर सुदीप जैन ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। सुदीप जी, यहाँ पर अब बागेश्वर में जिस तरीके से उपचुनाव होना है, बीजेपी कितनी गंभीर है, इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं प्रचार प्रसार के लिए। जी बिल्कुल, देखिए बागेश्वर उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी उसे एक अपने प्री लोकसभा के तौर पर भी देख रही है, क्योंकि इस सीट से ही कवर होता है अल्मोड़ा का जो क्षेत्र है। ये दूरस्थ भी क्षेत्र है, लिहाजा एक फीडबैक भी मिलता है। यहीं से सटा हुआ पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा, नैनीताल
इस सीट से सता हुआ है और यहाँ के लोगों का रहन बसन, आना जाना, व्यापार आदि इस क्षेत्र से संबंधित है। ये तो रही चुनाव की बात। जहाँ तक रही चुनाव के प्रबंधन की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे चुनाव में पहुंच चुके हैं, मंत्री पहुंच चुके हैं, संगठन के लोग पहुंच रहे हैं और कल दोपहर तक मुख्यमंत्री भी चंपावत पहुंचने वाले हैं और माफ कीजिएगा बागेश्वर पहुंचने वाले हैं। बागेश्वर में चुनाव प्रचार के अभियान वो संभालेंगे। 15 तारीख को पार्वती दास जो दिवंगत मंत्री की पत्नी और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। ठीक है, ये उपचुनाव के लिए किस तरीके से बीजेपी अलर्ट मोड पे है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आखिरी दिनों में कई दिग्गज नेता यहाँ प्रचार प्रसार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। वहीं बागेश्वर उपचुनाव को सांसद अल्मोड़ा अजय टम्टा ने दावा किया है कि कांग्रेस भले ही आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार को इंपोर्ट कर लाई हो, लेकिन जीत भारतीय जनता पार्टी की ही होगी। इसके पीछे उन्होंने संगठन और कार्यकर्ताओं की मेहनत को अहम वजह बताई है। चंपावत की तुलना में थोड़ा भिन्न माना जा रहा है। आप चंपावत में लगातार एक्टिव हैं, माफ कीजिएगा बागेश्वर में एक्टिव हैं और आपकी लोकसभा सीट भी है बागेश्वर। कैसे देखते हैं चुनाव को? जैसा कि आपके ध्यान में है कि मेरा ये लोकसभा क्षेत्र जो बागेश्वर का जो उपचुनाव हो रहा है, हमारे पूर्व मंत्री बहुत अच्छे मंत्री रहे थे, विधायक रहे, लंबे समय तक सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम कर रहे हैं। अचानक उनके जाने से सीट खाली हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी अर्धांगिनी के रूप में पार्वती दास जी को चुनाव लड़ाया है और हमारे लिए एक बहुत अच्छी परिस्थितियाँ क्या है कि जो बहुत सारे काम बागेश्वर विधानसभा के अंदर ऐतिहासिक हुए हैं, उन कार्यों को एक मूर्त रूप देने का काम वहाँ पर बागेश्वर में हुआ है। पूर्व में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे रणजीत दास जी, जो पिछली बार वहाँ से चुनाव लड़े थे, वो भी हमारी भारतीय जनता पार्टी में आ गए। नगर पालिका के अध्यक्ष जो निर्दलीय थे, वो भी वर्तमान स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में उनकी हमारी रीति नीति से, हमारे कार्यों को देख करके, बागेश्वर के नगर के कार्यों को देख करके वो भी आए हैं। और बागेश्वर की पूर्व नगर पालिका नगर से लगा हुआ बूथ है, वो भी हमारे पास, हमारा जो ब्लॉक है वो भी हमारे पास ब्लॉक प्रमुख आई है। ऐसे एक जिन्होंने नामांकन कराया था, वो भी ऐसे एक विधायक भी हमारे पास आए हैं और लगभग खरेही बेल्ट के अंदर 7-8 हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान लोग भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और ऐसे ही गरुड़ के भी और हमारे नगर के सभी वार्डों के सभासद। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की तरफ को सबका प्रभाव है। मोदी जी के कार्यों का प्रभाव है, हमारे धामी जी के कामों का प्रभाव है। हमारी बहुत ऐतिहासिक काम हुआ हुए हैं। अभी 1300 करोड़ रुपए की हमारी अभी नई रोड स्वीकृत हुई है, जो बागेश्वर को जोड़ते हुए अल्मोड़ा को जोड़ेगी और पिथौरागढ़ जिले को जोड़ेगी। वहीं गढ़वाल को जोड़ने के लिए ग्वालदम से लेकर के हमारे बागेश्वर कपकोट को जोड़ते हुए ये भी हमारा 4-4.5 हज़ार का रोड हमको केंद्र से मिला है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है भारतमाला में। तो सभी लोग एक तरफ से मुझे लगता है कि विकास कार्यों को देखते हुए और आम जनमानस जो हमारा है, वो सब भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट देने वाला है। पिछली बार हम 14,000 से चुनाव जीते थे, इस बार हम 28,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव को जीतेंगे। ये आपका गणित है, बसंत कुमार का अपना कैडर वोट है प्लस कांग्रेस का वोट उन्हें सपोर्ट करेगा, तो आपको लगता नहीं स्थितियाँ थोड़ी सी दिक्कत लग रही हैं और कांग्रेस बहुत एक्टिवली इस रिजर्व सीट मैं वो पिछली वाली जो परिस्थितियाँ थी और वर्तमान की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न है। केंद्र और राज्य में हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सब लोग विचार भी कर रहे हैं कि जो हमारे इतने अच्छे विकास कार्य हो रहे हैं, कुछ केंद्र के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा और कुछ हमारे स्वयं के द्वारा भी, और चंदन राम दास जी ने भी जो काम किए, तो सब लोग उन कामों को पूरा करना चाहते हैं। और इन सब परिस्थितियों को देख करके जो परिस्थितियां आपने बताई कि भाई विपक्ष ये विचार कर रहा है, ऐसा है नहीं। उनके तो मेन मुख्य उम्मीदवार ही हमारे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? हासिल होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में पर्यावरण मित्र बहनों ने
आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के आवास पहुंचकर उन्हें रक्षा सूत्र बांधा। वहीं इस खास मौके पर गणेश जोशी ने बहनों के इस प्यार के लिए शुक्रिया भी कर प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है। इस खास मौके पर गणेश जोशी ने कहा है कि आज का दिन पूरे देश के लिए बहुत खास है और मैं सभी बहनों को बधाई देता हूं। वहीं इस बार रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त 2 दिन मनाया जा रहा है। दरअसल रक्षाबंधन के त्योहार की पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ने और साथ ही भद्रा का साया रहने के कारण इसको लेकर मतभेद है कि रक्षाबंधन 30 अगस्त को मनाना शुभ होगा या 31 अगस्त को। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल नहीं होना चाहिए। शास्त्रों और मुहूर्त शास्त्र में भद्रा को अशुभ माना जाता है। वहीं राजधानी देहरादून में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाइयों के घर आकर उनकी कलाई पर राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना ईश्वर से कर रही हैं। साथ ही भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे रहे हैं। वहीं मसूरी में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक इस त्योहार को लेकर घर घर में व्यापक तैयारियां की गई थी। गुरुवार को सुबह लोग स्नान कर देवी देवताओं की पूजा अर्चना उन्होंने की। इसके बाद बहनों ने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर जन्म जन्म तक सुख दुख में साथ निभाने का वचन भाइयों से लिया। वहीं भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर हमेशा साथ निभाने का वादा किया। वहीं घर के बूढ़े बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लिया गया। मसूरी भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने ये बताया है कि रक्षाबंधन भाई बहनों के प्यार को अटूट बंधन में बांधने का कार्य करती है। वह समाज में समरसता का भाव जगाती है। वहीं हरिद्वार में रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। बहन भाई के प्यार का प्रतीक इस त्योहार को लेकर घर घर में व्यापक तैयारियां की गई थी। सुबह घरों में पूजा अर्चना की गई। इसके बाद बहनों ने भाइयों की कलाई में राखी बांधी। वहीं भाइयों ने राखी बंधवाकर उनकी रक्षा करने का वचन दिया। भाइयों ने भी बहनों को उपहार देकर हमेशा साथ निभाने का वादा किया। वहीं आगे बढ़ते हैं। देहरादून में विक्रम मैजिक और सिटी बस चालकों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस अब उन्हें यूनिक आईडी देने वाली है। इससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक की आसानी से पहचान हो सकेगी। साथ ही बिना लाइसेंस वाहन संचालक पर भी लगाम इसमें लगाया जाएगा। इसके साथ ही यूनिक आईडी बनाने के लिए वाहन यूनियनों को चालकों की जानकारी यातायात पुलिस कार्यालय में जमा करने को ये कह दिया गया है और यातायात पुलिस 1 सितंबर से इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारी भी कर रही है। इसके बाद कोई भी चालक बिना यूनिक आईडी के विक्रम सिटी बस और मैजिक नहीं चल पाएगी। देहरादून यातायात पुलिस द्वारा समय समय पे सिटी बस, मैजिक और विक्रम संचालकों के साथ मीटिंग की जाती है, जिसमें एक बात सामने निकल के आई है कि जो ये विक्रम ओनर हैं या मैजिक बस संचालक हैं, ये अपनी चल रही है। भारी तादाद में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार मानसून सीजन में यात्रा कई बार बाधित भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का चारधाम में पहुंचना लगातार जारी है। बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा में पहुंचना लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के बावजूद भी पिछले साल की अपेक्षा इस बार 37 लाख श्रद्धालुओं ने अब तक चारधाम यात्रा में दर्शन किए हैं। उन्होंने कहा कि अभी चारों धामों के कपाट बंद होने में लंबा समय बाकी है। ऐसे में चारों धामों में श्रद्धालुओं का आंकड़ा पिछले साल की अपेक्षा इस साल बढ़ेगा। उत्तराखंड में एक मेडिकल कॉलेज की निर्माणाधीन भवनों का ढांचा गिरने के आदेश हुए हैं। दरअसल रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा था, लेकिन खराब क्वालिटी और स्टैंडर्ड में फेल होने के चलते मेडिकल कॉलेज के 14 निर्माणाधीन भवनों का ढांचा ध्वस्त किया जाएगा। इसके साथ ही निर्माण करने वाली कंपनी को 31 करोड़ रुपए ब्याज सहित लौटाने के साथ ब्लैक लिस्ट करने का भी आदेश जारी किया गया है। वहीं सचिव स्वास्थ्य आर राजेश कुमार ने राशि न लौटाने पर कानूनी कार्रवाई करने की भी
बात कही है। इस बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।